जेल क्यों बनती है? समाज को अपराध और अपराधी से बचाने के लिए। लेकिन अगर जेल खुद अपराध और अपराधी से कांपने लगे तो क्या होगा? जेल अपराधी सुधरेंगे नहीं तो समाज में उनकी वापसी सुरक्षित कैसे मानी जाएगी? देश के जेलों में भयंकर वारदातों ने सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक के बाद एक कई हत्याएं हुई हैं, कई हत्या के प्रयास हुए हैं। कैदी जेल के पंखे, टाइल्स, टीवी और लोहे की सुरक्षा रॉड से हथियार बना लेते हैं। इन हथियारों के दम पर जेल के भीतर गैंगवार होती हैं, हत्याएं होती हैं। कैदी जेल के भीतर है लेकिन फोन करता है, फोन पर धमकी देता है, वीडियो कॉल करते हैं, जेल में अपनी मौज मस्ती के वीडियोस बनाते हैं, फेसबुक पर लाइव करते हैं, जेल में बिना सिम के फोन चलते हैं। जेलों में नशा बिकता है, सुरक्षित रहने के लिए प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ती है। जाड़े के मौसम में गर्म पानी बिकता है, गर्मी के मौसम में ठंडा पानी। बैरक में बने कंक्रीट बेड पर सोने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। जेल के भीतर तैनात जेल कर्मचारियों के पास हथियार नहीं होते, लेकिन बंद कैदी हथियार तैयार कर लेते हैं। ऐसे में जब कोई हमला होता है तो उसे रोकने की हिम्मत जेल कर्मचारी नहीं जुटा पाते। जेल में बिना शोषण के रहने के लिए हफ्ता देना होता है। चैन से सोने के लिए, जागने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, खुली हवा में सांस लेने के लिए भी कभी कभी किसी की इजाजत की जरूरत पड़ती है। रहस्य, रोमांच और जोखिम से भरी जेल की दुनिया को समझने की कोशिश हमने की है, जिसका नाम है तिहाड़ का ताला खुल गया। आइए समझते हैं कि जेल की समस्या और समाधान क्या है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में चारों ओर क्यों लगाए जा रहे हैं सफेद सफेद जाल? जेल में आने से किसको रोकेगा जाल? एक मामूली जाल जेल की सुरक्षा के लिए जरूरी क्यों हो गया है? चारों तरफ रोड्स हैं, फ्लाईओवर भी, तो एक्सेस फेंकने के लिए कुछ भी चीज़ें अंदर वो बहुत आसान हो जाता है। जेल के लिए अपने काम को करने के लिए बहुत शांति की ज़रूरत है और एक तरह की एक अकेलेपन की ज़रूरत है। जेलों को शोर में काम नहीं करना होता, करना भी नहीं चाहिए, और ना ही जेलों को ग्लैमर से प्रेरित होकर या किसी डर से या अपनी छवि को बनाने के लिए काम करना होता है। जेल एक कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है। जेल हर रोज बदलती है और हर रोज चलती है। दुनिया के सबसे बड़े जेल कॉम्प्लेक्स तिहाड़ और एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ के चारों ओर जाल लगाया जा रहा है। उनको बचाने के लिए हम लोग या तो वॉल ऊपर करते हैं, उसके ऊपर जाल लगाते हैं, वॉल से बिल्डिंग तक का। तो जाल में वो आते हैं तो फंस जाते हैं। पैकेट ऐसे बनाते हैं कि वो कट जाता है जाल, तो वो नीचे आ जाते हैं। तो एक्सेस ऑफ प्रोजेक्टाइल उसका रोकना एक समस्या है, जिसके लिए नेट लगाए थे, लेकिन उसको और मेटल का करने की आगे ज़रूरत रहेगी। ऐसा कोई संस्थान होता नहीं जहाँ सब कुछ एकदम ठीक हो। जेल उनमें से एक है, लेकिन जेल की बात ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि जेल के साथ रहस्य है, डर है, बहुत अनजानापना सा है। और जेल एक टापू है, और टापू होने की वजह से क्योंकि लोगों को जेल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। जो जेल से आया है वो आने के बाद चुप रहता है, जो जेल में है वो ना बोलना बेहतर समझता है, जो जेल में कभी गया नहीं है वो बिना जाने ज़्यादा बोलना चाहता है, और इन सब का नुकसान जेल को ही हुआ है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार कैदियों पर हमले हो रहे हैं।
हमले में इस्तेमाल किए जा रहे हथियार जेल में मौजूद चीजों को धारदार बनाकर तैयार किए गए हैं। स्थितियां बहुत विस्फोटक हैं। जो वाकया हुए हैं वे बहुत गंभीर हैं। जब जेल में किसी एक बंदी की हत्या हो जाती है तो उससे ये साबित होता है कि कहीं पर सुरक्षा में लापरवाही हुई, और ये भी साबित होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अधिकारी जरूर रहे होंगे जिनकी वजह से इतनी बड़ा अपराध हो गया, और होते हुए वो दिख भी रहा था। प्रिंस तेवतिया, अंकित गुर्जर, राहुल, पुत्र संतराम, जेल की चीजों से बनाए गए हथियारों का इस्तेमाल किया गया। प्रिंस, अंकित और टिल्लू मर गए। राहुल पुत्र संतराम घायल है। समाज को भयमुक्त रखने और अपराधी को सुधारने के लिए जेल बनाई जाती है, लेकिन जेल के भीतर ही भय का भीषण शोर है। ये जो वाकया हुए हैं वे बहुत गंभीर हैं, और जो मैं और हमारा प्रशासन हर बार जो कहता है कि तिहाड़ जेल में आज के दिन मेरा मानना है सबसे ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है, और ओवर क्राउडिंग से हर चीज़ की ना जो समस्या है वे कई गुना बढ़ जाती। करीब 20 से 22,000 इनमेट्स यहाँ रहते हैं, जबकि 10,000 की कैपेसिटी। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना ये है कि अधिकतर इनमेट शांत होते हैं, लेकिन चूँकि यह दिल्ली है तो यहाँ पे बहुत सारे गैंग्स और उनके मेंबर्स, उनके बड़े छोटे हर तरीके के मेंबर्स काफ़ी कुछ तादाद में यहाँ है, और ये इनका गठबंधन अलग अलग होता रहता है, कभी स्प्लिट होते हैं, कभी ये ज्वाइन हो जाते हैं। तो जो हाल में आपने देखा उसका एक होने की संभावना सदैव रहती है। ये हर जेल में होता है, कहीं पे थोड़ा कम, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा। जब ओवर क्राउडिंग होती है तो यही चीज़ें कई गुना इनकी संभावनाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। गर्मी आती तो और बढ़ जाती। गर्मी बढ़ेगी तो तिहाड़ जेल में मारपीट, हमले की वारदात भी बढ़ेगी। तिहाड़ के भीतर हिंसा पर लगाम लगाने के लिए जेल में क्विक रिस्पांस टीम तैनात की गई है। ये टिल्लू ताजपुरिया जैसे हमले की स्थिति में फौरन मौके पर पहुंचकर क्रिमिनल को कंट्रोल करेगी। जेल में क्विक रिस्पांस टीम लगवाई है। उनको ट्रेनिंग हमारी करीब पिछले 5 महीने से है, पर उसका अब असर दिखना शुरू हो गया। ट्रेनिंग में QRTs में फुल राइट गियर भी है, ताकि उन्हें ऐसी स्थिति आती है तो उसमें रिस्पॉन्ड करने में बहुत ज़्यादा अपने आप का बचाव भी आदमी सोचता है। तो वे दे आर फुली हाउ शैल आई से दे आर फुली आर्म्ड विद ऑल द गैजेटरीज टू टेक द रिक्वायर्ड एक्शन इन सच सिचुएशंस। उनके पास जैसे राइट गियर होना चाहिए, उनके पास केन शील्ड होनी चाहिए, उनके पास हेलमेट, ताकि वे अपना बचाव करेंगे तभी वे बाकियों को भी बचा पाएंगे, इंटरवीन कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक बात बहुत सोचने की है, किसी एक घटना की वजह से ये मान लेना कि सारी जेल ऐसी है, सारी जेल भ्रष्ट है, सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं और सारे अपराधी वाकई बहुत गैंगस्टर की तरह से ऑपरेट करने वाले अपराधी हैं, ये सब बहुत गलत होगा। तिहाड़ जेल के भीतर हमले, आत्महत्या और मारपीट के मामले चिंताजनक हालत में हैं। अपराधी जेल के सुरक्षा सिस्टम को ट्रेस पास करते हैं। सीसीटीवी में उन्हें देखा जाता है, लेकिन रोका नहीं जा सका। तब सवाल उठता है कि ऐसा हो कैसे जाता है और ऐसे हालात से निपटने के लिए जेल के भीतर क्या करना चाहिए। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी टीम कोर्ट में क्रिमिनल केस डील करने वाले वकील LN राव से मिली, जो दिल्ली पुलिस के पूर्व DCP भी हैं। जेल सुधार के क्षेत्र में बड़ा नाम वर्तिका नंदा और तिहाड़ के DG संजय बेनीवाल से पूछा
एक तो फिज़िकल सुरक्षा हुई, जैसे दीवारों को ऊंची करना, या जैसे उन्होंने जो ग्रिल तोड़ी थी तो उन सब चीज़ों का एक ऑडिट करना ताकि फिज़िकल चीज़ों को सुधारा जा सके। तो जहाँ जहाँ टूटने की संभावनाएं थी उनको फिर जोड़ा गया, मतलब उनको ठीक करना, सुधारना। या जैसे उन्होंने ये मेरा ख्याल एग्जॉस्ट फैन से बनाए थे तो उसका उनको चेंज कराना, उसमें जो वो ऐसी जगहों पे उनको लगवाना ताकि वे जो वार्डर स्टाफ है उनको दिखता रहे वे हैं या नहीं हैं। इसके अलावा कई जगह कंसर्टीना वायर लगवाना, ये फिज़िकल होते थे। इनका सिक्योरिटी या थ्रेट असेसमेंट का जो एक प्रणाली है उसको भी सुचारू, उसको भी और अच्छा सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता थी, जिसमें हमने दिल्ली पुलिस से मदद मांगी है कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करने के लिए एक रेगुलर प्लेटफॉर्म बनाया जाए, ताकि इस वाक़ये के इस तरह या और वाक़ये के होने में संभावना को जितना कम किया जा सके उसकी करने की आवश्यकता है। फिर जितने की हमारे पास जानकारी थी उसके अनुसार हमने लोगों की हाउसिंग भी चेंज कराई ताकि जो थ्रेट लिस्ट पर ज़्यादा हैं उनको अलग अलग रखा जा सके। कि जो भी कुछ होता है कानून के खिलाफ कहें या एडमिनिस्ट्रेशन की कमी कहें, वो होता है। जैसा कि एलिगेशंस हैं और कई बार पीछे देखने में आया है कि जेल में ड्रग्स का कारोबार भी है। कारोबार इन द सेंस कि ड्रग्स अवेलेबल होती है वहाँ पर, ये गैर कानूनी है, जो कि ड्रग्स वहाँ जाने नहीं चाहिए। उसके अलावा एक कैदी दूसरे कैदी को अपनी दुश्मनी निकालते हैं, उनको चाकू मार देते हैं, उनको ब्लेड मार देते हैं, ऐसे एलिगेशंस भी पीछे आते रहे हैं। और आपस में कैदियों में मारपीट होती है। ये सब कोई भी कानूनी चीज़ नहीं है, ये सब गैर कानूनी है। यही सब चीज़ें वहाँ पर होती हैं। जेल को सुरक्षित बनाने के जो जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, जो जेल मैनुअल के हिसाब से जो रूल्स बना रखे हैं, उनका स्ट्रिक्टली पालन किया जाए और वो पालन करवाने के लिए सीनियर अफसर्स को उसमें क्लोजली मॉनिटर किया जाए। और एक और चीज़ है, जेल को सुरक्षित बनाने के लिए जितने भी जेल के अधिकारी हैं उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाए। उनको ट्रेनिंग नहीं है, जैसे पीछे आपने देखा होगा उस मर्डर केस में कुछ जेल अधिकारियों के सामने कोई मर्डर कर रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। वो मैं समझता हूँ कि उनको अगर अच्छी ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती तो वो अपना उनसे ट्रेनिंग देने से दो फायदे होते हैं। एक तो आदमी की हिम्मत बढ़ती है और एक वो दूसरे आदमी को और पार करने के लिए उसको ताकत होती है। तो ये दोनों चीज़ें तब होती है अगर ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग का अभाव मुझे लगता है उसको बढ़ाया जाए और सोर्सेज पैदा किए जाएं जेल में कि कहाँ पर क्या कमियां हो रही हैं, कहाँ पर क्या गलतियां हो रही हैं, कौन आदमी किस जेल अधिकारी, कौन सा जेल अधिकारी या जेल का कर्मचारी किसी क्रिमिनल के साथ मिला हुआ है, वो सूचना तंत्र जेल में अगर हो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स के लिए तो उनकी जानकारी उनको मिलेगी और वो समय रहते अगर वो कार्रवाई करेंगे तो वहाँ पर कुछ भी सुरक्षा के जो प्रावधान है वो वहाँ पर लगाए जा सकते। आई नोज ऑफ द जेल, जो कि जेल की हर बैरक का एक नंबरदार इंचार्ज है। वो जानता है उस बैरक में क्या हो रहा है, किसका क्या प्रोफाइल है, किसका क्या बैकग्राउंड है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, क्राइम का बैकग्राउंड क्या है और क्या आशंकाएं जेल के अंदर हो सकती हैं। नंबरदार के ज़रिए वो सूचना आगे जाती हैं। इसके अलावा हर जेल में, हर काबिल जेल अधिकारी के पास ऐसे कई सिस्टम होते हैं जिसके ज़रिए उसे रात के अंधेरे में भी अगर जेल में कुछ हो रहा है तो वो सूचनाएं उस तक पहुँचें और पहुँचती भी हैं। तिहाड़ के पंखे कैसे सूजा बन जाते हैं, तिहाड़ में लगी टाइल्स कैसे चाकू बन जाती है, तिहाड़ में टीवी कैसे घातक हथियार बन जाता है, तिहाड़ में कैसे पहुंच जाते हैं ब्लेड, तिहाड़ में कैसे बजते हैं मोबाइल फोन, तिहाड़ में कैदियों के पास किसका वाईफाई आता है, तिहाड़ में फोन जैमर लगते ही क्यों होता है विवाद, तिहाड़ में कैदी को कौन बनाता है हत्यारा, तिहाड़ में प्रोटेक्शन मनी का रैकेट क्या है, तिहाड़ में कम क्यों है जेल स्टाफ। अपना स्टाफ का रीओरिएंट करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ हम लोगों का इन वार्ड्स में जा सकता है उसकी ज़रूरत है। मापदंडों के हिसाब से तिहाड़ में जिस हिसाब से एक्सप्लोजन इनमेट्स का हुआ है
उस हिसाब से हमारे वार्डर्स की संख्या में वृद्धि अभी नहीं हो पाई, तो उसके लिए भी प्रयास अभी जारी हैं। और मेरा मानना है ये नियर फ्यूचर में ये हो पाएगा, परंतु जब तक नहीं होता तब तक इस तरह के स्टेप्स करना की आवश्यकता थी जो लिए जा चुके हैं। मैंने कुछ सरकार को रिक्वेस्ट भी करी कि हमें 90% हमारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, तो जो एग्जिस्टिंग कानून हैं जो कन्विक्ट्स या डेटिन्यूज़ के लिए होते हैं उसमें भी शायद कुछ बदलाव की ज़रूरत है, उसको भी एक अलग अंदाज से देखने की आवश्यकता है, उसके लिए भी लिखा है। आई हैव रिटन वी नीड टू हैव अ डिफरेंट मिक्स ऑफ guarding personnel here and they need to be rotated over a certain time. पैसा है, पैसे का लालच है, किसी भी तरीके से आप देख लीजिए, कोई भी आदमी अगर मिली भगत करेगा, अगर कोई जेल का आदमी अगर मिलकर कोई ऐसा गलत काम करवाएगा, गैर कानूनी कार्य करवाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके बदले उसको मॉनेटरी गेन होने की संभावना होती है। तो मोस्ट लाइकली पैसे का लेन देन की बात है और ये करप्शन को बढ़ावा देता है। तो इसके अलावा मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात है कि बिना पैसे कोई आदमी किसी जेल अधिकारी किसी की मदद करेगा। हाँ, 1% 2% ऐसा हो सकता है कि जान पहचान की वजह से होगी, ये कोई इसका जानने वाला है, उसमें पैसे का नहीं होता लेन देन, लेकिन 99% केसेस में ऐसा होता है कि बिना पैसे की ऐसी मिली भगत हो नहीं सकती। ऐसी कोई भी चीज़ जो सेल्फ हार्म कर सकती है या फिर किसी और को हार्म कर सकती है वो भी अलाउड नहीं होती। अगर ये होता है तो इसका मतलब ये है कि जो निचले लेवल से, जो कि वार्डर एंड अबव है, वहाँ से पूरी तैयारी अब ये की जानी चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसे कौन लोग हैं। मुझे लगता है कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो डिससेटिस्फाइड हैं, जिनको अपनी या तो नौकरी को लेकर भी बहुत खुशी ना हो, कोई तरह की डिससेटिस्फेक्शन ना हो, कई बार प्रमोशंस का टाइम पे ना होना, प्रोत्साहन ना मिलना, लॉन्ग वर्किंग आवर्स का होना, घरों की स्थितियों का अच्छा ना होना, जो एक लिविंग कंडीशन है वो सिर्फ बंदियों की नहीं होती, लिविंग कंडीशन जेल के स्टाफ के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन सब चीज़ों की तरफ जब कभी नज़रअंदाजी हो जाती है तो ऐसा होता है। जेल के भीतर रह रहे लोगों में बड़ी संख्या उनकी है जिन्हें सजा नहीं मिली है, इन्हें अंडर ट्रायल कहते हैं। छोटी संख्या उनकी है जो सजा याफ्ता हैं, यानी जिन्हें कोर्ट ने अपराधी कह दिया है। अंडर ट्रायल पर जेल के नियम अलग हैं, इसकी वजह से जेल में अनुशासन बनाने में दिक्कत होती है। यहां पर कैदी अपने बाहुबल और बाहरी दुनिया में फैले खौफ को आधार बनाकर जेल में अंडरवर्ल्ड की तरह व्यवहार करते हैं। वो जेल के संसाधन पर कब्जा कर लेते हैं, मामूली चीजों के लिए भी सुविधा शुल्क या किराया तय कर देते हैं। जेल में बाहर से अंदर सामान मंगाते हैं, मामूली चीजों के लिए अन्य कैदियों से ज्यादा पैसे लेते हैं। ऐसे हालात पर कुछ बुनियादी सवाल हैं। महंगे दाम पर क्यों बिकता है जेल के अंदर गर्म पानी? तिहाड़ के बगल में बना पुल क्यों है सिरदर्द? तिहाड़ के बगल वाली बस्ती के वाईफाई से जेल के भीतर क्या परेशानी है? जेल में फोन जैमर से तिहाड़ के बाहर वाले गुस्सा क्यों हो जाते हैं? बस्ती से दूर किसी टापू जैसी जगह में क्यों बनाई जानी चाहिए जेल? उसके वहाँ से लोग वाईफाई का एक्सेस, वहाँ से आपका प्रोजेक्टाइल्स, वहाँ से कुछ भी, मतलब देन स्काई इज़ द लिमिट। यदि आपका डिस्टेंस कम है और वॉल के ऊपर से कुछ फेंक सकते हैं तो ये नेचुरल है और ये कई जेलों में होता है। यहाँ पर भी लोग कितनी बारी हम देखते हैं वीडियो में, ऑटो में आते हैं, उतरे, फटाफट एक प्रोजेक्टाइल फेंकी, सिट इन द ऑटो एंड गो अवे। तो उसके कारण बाहर पेट्रोलिंग भी होती है, उससे कम है, परंतु ज़ीरो नहीं हुआ है, इट हैज़ रिड्यूस्ड। स्पेशली रोहिणी इज़ वेरी वनरेबल इन कामों के लिए। जेल इनहेरेंटली को बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है, हमें सिटी से बाहर कहीं दूर ही हमारा होना चाहिए। इन अ बिल्ट अप एरिया नॉट अ गुड आइडिया। सैडली अब ये हो गया तो देखते हैं क्या, वी मे मूव आउट समवेयर। एयरपोर्ट के आसपास रिहायशी बिल्डिंग्स और ऊंची बिल्डिंग्स को बनाने के लिए सरकार ये कहती है इसे अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जेल के आसपास अगर बहुत ज़्यादा रिहायशी जगहें हैं तो वो मुश्किल है।
ऐतिहासिक अगर दृष्टिकोण से आप देखें तो जेल हमेशा टापू की तरह ही काम करती थी, और इसीलिए मैंने टापू शब्द का इस्तेमाल किया। टापू के आसपास रिहायशी इलाके नहीं होते। तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप है कि उसने जेल के भीतर से मोबाइल फोन कॉल करके करोड़ों की ठगी की। उसका दावा है कि जेल की पूरी सुविधा पाने के लिए उसने कई करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के मंत्री, एक राजनीतिक दल और जेल अधिकारियों को दिए थे। सुकेश या अन्य अपराधी जेल के भीतर से फोन के जरिए अपने अपराध का कार्टेल चलाते रहते हैं। फिर वो फोन सिम कार्ड से चलता हो या इंटरनेट से। अक्सर सवाल उठता है कि जेल में जैमर लगाकर इस समस्या का अंत क्यों नहीं कर दिया जाता है, तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। एक्सेस टू मोबाइल ये इन जेल बड़ा डेंजरस है, और ये होता इसीलिए है कि जब आप बिल्टअप एरिया में होते हैं तो क्लैश ऑफ कमर्शियल इंटरेस्ट होता है। तो कौन सा टावर कहाँ लगा, आसपास लगा या थोड़ा दूर लगा। अब 5G आ रहा है, 5G का वील हैव टू फाइंड आउट द एंटीडोट, 2G का भी। सो signals will always be available and the location of available signals keep changing. छोटे जो ये जैमर्स हैं जो कि लोकलाइज्ड छोटे एरिया को जैम करें, बट उनकी भी ज़रूरत रहेगी। सो वी हैव टू मिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, प्लस देयर हैज़ टू बी अ फ्रीक्वेंसी फाइंडर ऑल्सो विच कैन टेल यू कि कहाँ पे सिग्नल आर करंटली अवेलेबल और द फोन्स आर इन वर्किंग। देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत है, दैट हैज़ टू बी यूज्ड। वन, मेक इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर देम टू बी ट्रांसपोर्टेड इन। जेल में अभी भी कैदियों को घर के फोन नंबर पर निश्चित समय के लिए फोन पर बात करने की इजाजत है, लेकिन इन फोन पर की गई बातचीत रिकॉर्ड होती है और इनकी संख्या भी बहुत कम है, जबकि कैदी हैं ज्यादा, तो वेटिंग की लाइन लंबी हो जाती है और प्राइवेसी की समस्या भी रहती है। इसकी वजह से अवैध फोन टेली सर्विस शुरू हो जाती है। अब सरकारी फोन की संख्या कैदियों के मुताबिक करने के सिस्टम पर विचार हो रहा है, ताकि सामान्य कैदी अवैध टेलीफोन से दूर रहे। ऐसे में गलत कैदियों को आसानी से टारगेट करके जेल के भीतर चलने वाले गैंग्स पर लगाम लगेगी। क्योंकि जेल वालों को करनी है, जेल अधिकारियों को करनी है, वो ना करने के बदले में पैसा। एक जेल अधिकारियों को नहीं करना है, वो करने के लिए वो करें तो वो उसके बाद का पैसा। तो दोनों तरीके से इलीगल ग्रेटिफिकेशन में कहूँगा इसको। एलिगेशंस हैं कि जेल में काफ़ी पैसा सुकेश कुमार की तरफ से बहुत बड़ा है, किन किन अधिकारियों को गया है, कैसे कैसे गया है, क्यों क्यों गया है, और ये सारा का सारा पैसा सुकेश ने कैसे कमाया, ये सारी बातें जेल में रहते हुए पैसा एक्सटोर्ट किया बाहर के लोगों से। तो ये भी एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। वो सच्चाई कब पता लगेगी, जो इन्वेस्टिगेशन क्लोज होकर जो चार्जशीट फाइल होगी उसमें सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। पहले करप्शन इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज होता ही है। जब आप क्लास क्रिएट करेंगे, जैसे मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको दो। सर्दियों में गर्म पानी आवश्यकता है स्नान करने के लिए, सफाई रखने के लिए। यदि गर्म पानी नहीं होगा मुहैया तो ऑब्वियसली उसको लोग ब्लैक में खरीदेंगे, दे विल बी रेडी टू पे, एंड दैट ये सोर्स ऑफ करप्शन हो जाती है। ये हैव नॉट और हैव्स का ये स्थिति खत्म हो जाए। जब सबको पानी अवेलेबल है तो गर्म पानी की बकेट खरीदने के लिए कोई क्यों पैसे देगा। उसी तरह यदि फ़ोन सबके लिए आराम से अवेलेबल है तो करप्शन उसी, जितना आप ट्रांसपेरेंसी लाएंगे उतना ही आपकी सिस्टम में करप्शन कम होता है। तो वन ऑफ द रीजंस ऑफ द एक्शन विच वी आर टेकिंग आर टू कि हम ऐसे सिस्टम सेट करें जहाँ पे कि करप्शन कम से कम हो सके। जो लोग प्रिजन मैनुअल की परवाह ना करते हुए सबको हासिल कर लेते हैं, वो क्यों होता है? वो अक्सर एक बहुत निचले स्तर पर और कभी कभी ऊंचे स्तर पर भी जेल अधिकारियों की मिलीभगत से होता है। कई बार कुछ दबावों की वजह से होता है, कई बार कुछ सामाजिक राजनीतिक कारणों से भी होता है। लेकिन जिस भी कारण से होता हो, इस सब का सबसे ज़्यादा खामियाजा आम बंदी को उठाना पड़ता है। तिहाड़ जेल की दिक्कतों की जांच के दौरान हमें यह भी पता चला कि जेल के प्रशासन में कई तरह की सर्विसेज के लोगों की तैनाती एक बड़ी समस्या है। केंद्रीय सेवा के आईपीएस, दिल्ली पुलिस सेवा के अधिकारी, जेल सेवा के कर्मचारी काम करते हैं।
इनके बीच में समन्वय एक बड़ी चुनौती है। ये आपस में एक दूसरे का काम बिगाड़ने में लगे रहते हैं। कैदी ज्यादा, कर्मचारी कम है, इसलिए यहाँ काम का बोझ ज्यादा है। सर्विस कंडीशन दंड के समान है। हर बार जब कार्डर सिस्टम की टकराहट होती है तो उसका असर भी जेल के संचालन पर पड़ता है। इस बार भी तिहाड़ पर पड़ा है। तिहाड़ जैसी जगहों पे और भी बहुत सी जिलों में कार्डर सिस्टम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार होता ही है कि जो मुख्य अधिकारी है, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स है, डीजी प्रिजन्स है, वो हो सकता है आईपीएस अधिकारी हो, जेल सर्विस ना हो। जेल के अंदर जेल सर्विस के भी लोग हैं, कुछ लोग दानिश के भी हैं। आपस में कई बार टकराव होता है। कई बार जो लोग अंदर के उन्हें लगता है जो बाहर से अभी आया और हमारा अधिकारी हो गया, हो सकता है उसे ना आता हो उतना काम, हम ज़्यादा जानते हैं। ईगो की भी क्लैशेस होते हैं। जेल के अंदर की जब क्लैश बढ़ते हैं तब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन तब भी मैं ये कहना चाहूँगी, इसका मतलब ये कतई नहीं है हर जेल में ऐसा होता हो और हर बार ऐसा होता हो। कोई भी चीज़ ड्रग्स अगर जाएगी तो वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त चेकिंग है। हर जेल के मेन गेट पर ड्योढ़ी, जिसको बोलते हैं ड्योढ़ी पर, चेकिंग ज़बरदस्त होती है। और उस चेकिंग के दौरान अगर फिर भी कोई चीज़ लेके जाता है तो वो बिना, मैं नहीं समझता हूँ जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों के मिले बिना हो जाती होगी। तो ऐसा एक पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर मिले हुए हो। और इसमें सतर्कता की ज़रूरत है। सीनियर ऑफिसर्स को देखना चाहिए कि कोई भी आदमी अगर इस प्रकार से, कोई जेल का आदमी इस ऐसी कोई गतिविधि में पाया जाता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि समय रहते उसको आगे बचाया जा सके। और दूसरे जो कर्मचारी हैं, जो दूसरे जो स्टाफ है, उनको भी एक लेसन मिले कि ऐसा अगर करेंगे तो उनके साथ भी ऐसा होगा। जो आप नाम सुन रहे हैं ना, कौन वो गैंग कितना बड़ा, उससे बड़ा, उससे वो बड़ा, तो वो सिर्फ नाम अपना बताने के लिए लोगों से फिर वो एक्सटॉर्शन मनी लेते हैं, अपने डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं या और कोई सिविल मैटर्स को सॉर्ट आउट करने के पे पैसे लेते हैं। तो उनके पास पैसे की कमी नहीं है, तो वो अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अगर जेल के आदमी अगर उनसे मिले हुए हो, पैसे लेकर उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हो तो वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन यही मैं बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को पता करने के लिए वहाँ पर जेल प्रशासन की तरफ से एक बड़ा खुफिया तंत्र होना चाहिए जो कि सीनियर लेवल के ऑफिसर्स को इसकी खबर दे सके और ऐसी चीज़ों को वहाँ रोका जा सके। बेसिक नीड्स तुम्हारी सेटिस्फाई होती हैं तो दैट इज़ वन वे ऑफ रिड्यूसिंग द करप्शन। सेकंड इज़ कि जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कि मैं तुमको यहाँ भेज दूँगा या ये पनिश कर दूँगा, उस पर भी थोड़ा अंकुश हम लोग लगवा रहे हैं ताकि जो इनमेट यहाँ है वो इन जद्दोजहद में पड़ने की बजाय कम से कम उसमें एक उसके अंदर उसके विचारों में भी सुधार लाया जाना चाहिए। तो बंद होना इज़ फिज़िकल पार्ट, इमोशनल चेंजेस एंड हाउ ही थिंक्स, थॉट पैटर्न में चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी हैं। वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ श्री रविशंकर जी जिन्होंने अपना आर्ट ऑफ लिविंग शुरू किया है एंड वी हैव सीन इनमेट्स में बहुत फ़र्क आता है।